उसने कहा कि ड्यूओ यहाँ रुकी क्योंकि वह नशे में था और उसे देखभाल की जरूरत थी। मिस सू को डर था कि उनके पति गुस्सा करेंगे, इसलिए उन्होंने ध्यान भटकाने के लिए सबको साथ में खाना खाने का निमंत्रण दे दिया। यंग ने बहाना बनाया कि वह पढ़ाई में व्यस्त है और अगली बार मिलने का वादा किया। मिस सू ने ड्यू को रोक लिया और साथ ही चेंग को कहा कि वह अंदर जाकर अपने पिता से बात करे। मिस्टर सू ने चेंग की तारीफ की कि वह अपने प्रेम संबंध को छिपाने में कितना होशियार है। उन्होंने बताया कि उन्होंने चेंग की विदेश में पढ़ाई की सारी प्रक्रिया पूरी कर दी है। चेंग ने अपने पिता को दोष दिया कि वे हमेशा बिना उससे पूछे हर चीज अपने हिसाब से तय कर देते हैं। मिस्टर सू ने व्यंग्यात्मक स्वर में कहा कि क्या उन्हें हर बात बेटे से पूछकर करनी चाहिए। उन्हें लगा कि चेंग हमेशा बुरी संगत में घूमता रहता है, इसलिए वह इतनी हिम्मत दिखा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर चेंग ऐसा ही चलता रहा तो वह अपने भविष्य को कभी नहीं संभाल पाएगा। उन्होंने चेंग के भविष्य के लिए सब कुछ तैयार कर दिया था और कहा कि बेटे के पास कोई और विकल्प नहीं है। मिस सू ने महसूस किया कि घर का माहौल बहुत तनावपूर्ण हो गया है। उन्होंने ड्यू को बाहर बुलाया और बताया कि चेंग के पिता की कंपनी नई दवा लॉन्च करने वाली है, इसलिए शायद वह नए साल तक वापस न आए। चेंग को कोई हैरानी नहीं हुई क्योंकि उसने अपने पिता से कभी कोई उम्मीद रखी ही नहीं थी। केक लेने जाते समय ड्यू ने मिसेस सू से चेंग की खूबियों के बारे में बात की। चेंग को अच्छा लगा कि उसकी माँ ड्यू से इतनी खुशी से बात कर रही है। जब मिसेस सू ने ड्यूओ के परिवार के बारे में पूछा, ड्यू ने कहा कि उसके परिवार को उससे बहुत उम्मीद है। उसने बताया कि उसके घर में पारंपरिक चीनी चिकित्सा की परंपरा है। मिस सू ने अंदाजा लगाया कि ड्यूओ का परिवार फिजिकल थेरेपी सेंटर्स की चेन चलाता है और ड्यूओ ने सिर हिला दिया। वह खुद को कोस रही थी कि वह आदतन झूठ बोल गई। कार में चेंग ने कहा कि उसकी माँ को ड्यूओ बहुत पसंद आई। उसे याद आया कि उसकी माँ ने कहा था कि उसके पिता उसे विदेश भेजना चाहते हैं। डॉर्म लौटकर भी चेंग दो का हाथ छोड़ना नहीं चाहता था। दो को खुद ही हाथ छुड़ाना पड़ा, लेकिन वह फिर भी चुपचाप उसके पीछे पीछे चलता रहा। चेंग ने बाहें फैलाकर अपनी गर्लफ्रेंड का स्वागत किया। वह वास्तव में बहुत खुश था कि उसकी माँ ने ड्यू को अपनाया। उसने स्वीकार किया कि हमेशा वही अपनी गर्लफ्रेंड का पीछा करता है। उधर बो ने यूकी को चुनाव में मदद करने के लिए धन्यवाद देना चाहा। बो ने उसे ड्रिंक पर बुलाया। मेन्यू में स्ट्रॉबेरी और पीनट आइसक्रीम देखकर उसने यूकी के लिए स्ट्रॉबेरी चुनी क्योंकि वह याद रखता था कि एक बार यूकी ने एक पीनट खाया था और उसका मुंह सूज गया था। यूकी उन पुरानी शर्मनाक यादों को याद करके हंस पड़ी। दोनों अतीत की बातें करने लगे। पुरस्कार समारोह में यूकी की पेंटिंग केवल दूसरे स्थान पर आई थी जब उसकी आंख में धूल चली गई और वह टॉवेल से पोंछ रही थी। बो ने सोचा वह दुखी है और उसे दिलासा देने पहुंच गया था। उसकी मासूमियत यूकी जैसे व्यक्तित्व वाली लड़की को आकर्षित करती थी। अगले दिन यूकी ने कैफेटेरिया में बो को सीधे प्रपोज कर दिया। वो इतना चौंक गया कि वह घुट गया जब यूकी को पता चला कि बो टेनिस पसंद करता है। उसने उसे मैच के लिए चुनौती दी। कौन जानता था कि यूकी की एक ही सरड़ बो को जमीन पर गिरा देगी। बरसात वाले दिन बो यूकी से बचने के लिए बारिश में भीगना पसंद करता था, लेकिन जब उसने एक कार आते देखी तो यूकी ने बो को खींच लिया और गलती से उसे गिरा दिया। बो ने यूकी से कहा कि वह उससे जितना हो सके दूर रहे। चोट लगने के बाद यूकी ने उसका कहा मान लिया और विदेश एक्सचेंज प्रोग्राम पर चली गई। बो को अब भी अफसोस था कि वह उसके प्रति इतना कठोर था। यूकी ने पिछली रात की घटना का जिक्र किया। वह डर रही थी कि वो असहज महसूस करेगा, तो उसने कह दिया कि वह थोड़ी नशे में थी, लेकिन वह मन ही मन चाहती थी कि दोनों को एक नया मौका मिले। नए साल की छुट्टियों में चेंग अपनी गर्लफ्रेंड से दूर नहीं रह पा रहा था। वह अपने गृहनगर जाना चाहता था और उसे उसके घर तक छोड़ना चाहता था। ड्यू ने अपने बॉयफ्रेंड को मनाया कि वह उसके लौटने तक इंतजार करे। जब ड्यू अपने पिता की चीनी चिकित्सा की दुकान लौटी, वह उन्हें सरप्राइज देना चाहती थी, पर उसके पिता पहले ही जान गए। उन्होंने उसकी नाड़ी देखी और कहा कि उनकी बेटी का कोई बॉयफ्रेंड है। ड्यू ने जल्दी से बात बदल दी और कहा कि जल्दी कुछ स्वादिष्ट बना दे। उधर चेंग को उसकी माँ का संदेश मिला। वह काम से बाहर जा रही थी और कोशिश करेगी कि नए साल से पहले लौट आए। अपने कमरे में लौटकर ड्यू ने अपने बॉयफ्रेंड को फोन किया और चेतावनी दी कि उसके पिता रिश्तों के खिलाफ हैं। चेंग ने फैसला किया कि वह अपने होने वाले ससुर की मार से बचने की प्रैक्टिस करेगा। तभी मिस्टर बाई कमरे में आए और अपनी बेटी से नया तौलिया लाने को कहा। चेंग ने ड्यू से कहा कि उसके माता पिता बिजनेस ट्रिपर हैं और वह उससे मिलने आना चाहता है। ड्यू को याद आया कि एक दिन पहले उसकी माँ ने मान लिया था कि उसके घर फिजिकल थेरेपी सेंटर्स की चेन है और उसने सर हिलाकर हाँ कर दी थी। अब ड्यू उस झूठ के परिणाम को लेकर डर गई और अपने बॉयफ्रेंड को घर आने नहीं दे सकी। अगले दिन चेंग पूरा दिन ड्यू के मैसेज का इंतजार करता रहा। वह उसे बताना चाहता था कि उसका पिता उसे विदेश भेजने की जिद कर रहा है, लेकिन ड्यू अपने पिता के कामों में इतनी व्यस्त थी कि उसने उसे कहा कि रात में फोन करना, लेकिन थकान से वह सो गई और भूल गई कि उसका बॉयफ्रेंड इंतजार कर रहा है। चेंग काफी देर इंतजार करता रहा पर कॉल नहीं आई। यंग ने अपने दोस्त का चेहरा देखकर कहा कि वह ड्यू से नाराज है। चेंग ने कहा कि जब से उसने
ने कहा कि वह डुओ से मिलने उसके होम टाउन आएगा। डुओ ने उसके मैसेज का जवाब देना कम कर दिया है। यांग ने चेंग की समस्या को समझा। उसने कहा कि मुख्य वजह यह है कि चेंग बहुत आज्ञाकारी है। उसने कहा कि लड़कियां ताकतवर CEO टाइप पसंद करती है। चेंग न तो रोकता न मनाता। इससे लगता है कि उसे ड्यू की कद्र नहीं। यांग ने उसे सलाह दी कि वह डुओ के होम टाउन जाए और उसके घर जाकर खड़ा हो जाए। चेंग को यकीन हो गया कि डुओ इतनी भावुक होगी कि रो पड़ेगी। स्टडी रूम में जाकर चेंग ने कॉमिक क्लब की फाइलें देखी और डुओ का घर का पता याद कर लिया ताकि उसे सरप्राइज दे सके। राव सिटी पहुंचकर चेंग ने उन गलियों की तस्वीरें ली जिन पर डुओ बचपन से चली थी। वहीं डुओ को चेंग की भेजी फोटो मिली और उसने उसे फोन किया। चेंग ने कहा कि राव सिटी की टिकट मिलना मुश्किल है और डुओ ने चैन की सांस ली। उसने उसे डांटा कि उसने इंटरनेट की तस्वीरें भेजकर उसे धोखा दिया। चेंग ने फोन काट दिया ताकि अपनी गर्लफ्रेंड को सरप्राइज दे सके, पर उसे सबसे पहले देखने वाला वही चुआन था। चुआन आ गया था कला प्रदर्शनी में हुई घटना का बदला लेने। चेंग समय पर पहुंचा। उसने चुआन को चेताया कि मेरी गर्लफ्रेंड को हाथ मत लगाना। उसने चुआन से कहा कि एक नकली झूठे इंसान से प्यार मत कर लेना। चेंग ने पीठ घुमाकर डुओ की तरफ देखा जो उसे स्वागत करने के लिए अनिच्छुक सी दिख रही थी, तो वह तुरंत चल दिया। डुओ भागकर उसके पीछे आई। उसी क्षण उसके पिता ने अपनी बेटी को खाने के लिए बुलाया। चेंग ने खुद को उसके पिता से मिलवाने की कोशिश की, पर डुओ ने उसे केवल एक सहपाठी के रूप में ही पेश किया। मीबाई ने अपनी बेटियां को जल्दी से दोस्त को भी खाने के लिए बुलाने को कहा। भोजन के दौरान चेंग ने उत्साह से डुओ के पिता को वाइन परोसी। जब उसके पिता ने डुओ और चेंग के संबंध के बारे में पूछना चाहा, तो डुओ ने जल्दी से उनसे ज्यादा पानी पीने को कहा। मीबाई ने खुलकर बताया कि डुओ की माँ जल्दी ही मर गई थी, इसलिए उसे अकेले पाला। वह बोला कि डुओ बूढ़ी हो रही है और वह भी बूढ़ा हो रहा है। जब वह काम करने में असमर्थ होगा, वह फार्मेसी अपनी बेटी को दे देगा। जब उसने चेंग को विदा किया तो डुओ ने कहा कि होटल पहुंचने पर उसे मैसेज कर देना। चेंग ने कहा कि उसे सबसे ज्यादा जो घृणा है वह झूठ है। जब उसने चेंग को विदा किया तो डुओ ने कहा कि अगर वह वास्तव में कुछ छुपा रहा नहीं है तो टेक्स्ट कर दे। बारिश होने वाली थी। डुओ छाता लेने भागी, पर चेंग पहले ही चला चुका था। मीबाई अपनी बेटी के अंदर आने का इंतजार कर रहा था। वह जानता था कि चेंग डुओ का बॉयफ्रेंड है और उसने पूछा कि क्या उनका झगड़ा हुआ था। डुओ ने खुद को झूठ बोलने के लिए दोषी ठहराया, खासकर जब चेंग की मां ने उसके परिवार के पेशे के बारे में पूछा था। मीबाई ने कहा कि वह बेहतर आर्थिक हालात नहीं दे पाया, इसके लिए उसने माफी मांगी। उसने कहा कि डुओ को दूसरों के साथ ईमानदारी से संवाद करना सीखना चाहिए, पर डुओ डरती थी कि अगर वह सच बताएगी तो वह अपने प्रियजन को खो देगी। मीबाई ने समझाया कि एक वयस्क को अपने शब्दों के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। अगर वह दूसरों से सच्चाई चाहती है तो पहले खुद ईमानदार हो। भले ही लोग न समझें, फिर भी शर्मिंदा तो नहीं होगी। अगले दिन डुओ उस छोटी गली से गुजरी जहां उसने पहली बार ब्लैक से मुलाकात की थी। अचानक चुआन प्रकट हुआ, पर डुओ अब पहले जैसी कमजोर नहीं थी। वही जोर से लड़ी और चुआन के कमजोर हिस्से पर वार किया। उसके साथी तुरंत आकर उसे रोकने लगे। उसी वक्त चेंग भी पहुंच गया, लेकिन चुआन के गुर्गों की संख्या ज्यादा थी और उन्होंने आसानी से चेंग को हरा दिया। तभी उन्होंने डुओ के पुलिस बुलाने की आवाज सुनी और पीछे हट गए। यह देखकर कि उसकी गर्लफ्रेंड घायल नहीं, चेंग जमीन पर बैठ गिरा। घर लौटकर डुओ ने बारीकी से चेंग की चोट का इलाज किया। एक अनुभवी डॉक्टर की तरह मीबाई ने चेंग की जोड़ों की समायोजना की। वह बाहर बारिश देखकर बोला कि अभी होटल वापस न जाए। कमरे में डुओ ने बताया कि उसके पिता उसके लिए सामान लेने गए हैं। तभी यंग ने कॉल कर पूछा कि क्या डुओ छुआ गई थी। चेंग की लज दिखते ही वह बहाना बनाकर बाहर निकल गई। दरवाजे के पीछे उसने चेंग को यंग से कहते सुना कि यह वही लड़का है जिसने उसे मार दिया था। वह वही था जिसने उसे मारा था। कमरे में डुओ ने अपने पिता की सीखों के बारे में सोचा कि ईमानदारी से ईमानदारी का आदान प्रदान करें। फिर भी वह अपने अतीत और अपने झूठों का सामना करने का साहस नहीं जुटा पाई। सुबह सुबह उसने सूटकेस खींचने की आवाज सुनी। वह भागकर मिली और चेंग से कहा कि नए साल की शाम यहाँ ठहरे। उसी समय मीबाई आए और चेंग को ट्रेन स्टेशन तक छोड़ रहे थे। जाने से पहले उन्होंने अपनी प्रेमिका को नववर्ष की शुभकामना दी। रास्ते में मीबाई ने चेंग को डुओ का फोटो एल्बम दिखाया। उन्होंने खुद को अकेले पापा होने पर दोषी ठहराया कि कभी कभी वह अपनी बेटी की उदासी देखकर भी चुप रह गया। उसने माना कि डुओ के झूठ निस्वार्थ थे। उसने लोगों को परेशान नहीं करना चाहा, खासकर उस शख्स के साथ जिससे वह प्यार करती थी। इसलिए वह और भी सावधान हो गई थी। मगर ज्यादा झूठ किसी को पास आने से हिचकाता कर देता है। फिर भी मीबाई ने कहा कि डुओ का झूठ दुर्भावनापूर्ण नहीं था और उससे मिली खुशी सच्ची थी। उस वक्त वह उसे अपनी बाहों में भरने का तड़पने लगा। चाहे वह कैसी भी हो, वह उसे सहन करेगा और प्यार करेगा। उसने डुओ से माफी मांगी कि उसने उसे गलत समझा और गुस्से में था कि उसने अपने रिश्ते में उस पर भरोसा नहीं किया। वह नहीं जानता था कि डुओ अच्छे इरादों से झूठ बोलने की आदत में है, ताकि वह अपने प्यारे लोगों
और खुद को बचा सके, पर वह चाहता था कि वह बेफिक्र जिंदगी जी पाए। डुओ ने कहा कि वह जानती है कि चेंग विदेश जाने वाला था, पर उसने जिद की कि चाहे वह कहीं भी जाए, वह उसका इंतजार करेगी। चेंग ने कहा कि वह नहीं जाएगा क्योंकि वहाँ एक ऐसा शख्स है जिसे वह प्यार करता है। डुओ ने खुशनुमा गले लगा लिया और फिर वह उसे अपने पुराने हाई स्कूल ले गई। डुओ ने सुना कि सब लोग जवानी की तारीफ कर रहे थे, पर उसने उन वर्षों के बारे में कभी नहीं सोचा। उसने कहा कि वह उसी स्कूल में पढ़ती थी जहाँ चुआन भी था। एक बार उसने उसे एक गली में रोककर पैसे मांगे थे। खुद को बचाने के लिए उसने झूठ बोला। चुआन ने सच पकड़ा और तभी से कई बार डुओ को सताया। सिर्फ एक बार ब्लैक आया और उसे बचाया, पर वह हमेशा के लिए उसकी रक्षा नहीं कर सकता था। इसलिए डुओ ने स्कूल जाने से बचने का रास्ता निकाल लिया। उसने किताबों का ढेर खड़ा कर लिया ताकि कोई उसे देख न सके। वह स्कूल जाने से डरी रहती थी, पर पढ़ना जरूरी था क्योंकि यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलने पर ही वह इस जगह से निकल पाएगी। छत वही जगह थी जहाँ वह उन मुश्किल सालों में सबसे ज्यादा आराम महसूस करती थी। पुरानी डुओ बहुत आत्मचेतना वाली थी और वर्तमान वाली डुओ अतीत का सामना करने से कतराती थी। इसलिए वह झूठ बोलती और सच्चाई छुपाती थी। चेंग ने अपनी गर्लफ्रेंड को भरोसा दिलाया कि उसने ब्लैक के सामने कभी कायर नहीं रही। वह दुनिया की सबसे बहादुर गिलहरी थी। अब उसे अतीत के साए में नहीं रहना पड़ेगा क्योंकि अब वह उल्लू के साथ सुरक्षित उतर चुकी है। चेंग के माता पिता दोनों काम में देरी से लौटे, इसलिए वे बेटे के साथ नया साल मनाने आए। मिस सू ने चेंग के चेहरे पर खरोंच देखी और तुरंत मरहम लगाया। उसने कहा कि उसने अपने पति को मनाया कि वह अब अपने बेटे को विदेश भेजने पे जोर न दे। वह डुओ की बातें याद करते हुए बोली कि चेंग बाहर से सर्द दिखता है पर अंदर असुरक्षा है। उसे परिवार की परवाह चाहिए। मिस सू ने यह भी कहा कि अब वे अगली बार जरूर नहीं कहेंगे। मिस्टर सू रसोई में गया और बेटे के लिए खाना बनाया। आखिरकार चेंग ने परिवार की गर्माहट महसूस की। जब उसने देखा कि उसके पिता अपने कमरे में जा रहे हैं तो चेंग मुड़ा और देखा कि उसके पिता ने चुपचाप दवा की बोतल छोड़ दी है। छुट्टियां खत्म हुई। डुओ फिर से याओ से मिली। उसने अपनी सारी झूठी बातें अपनी सबसे अच्छी दोस्त के सामने खोल दी। उसने बताया कि लड़कियों के बाथरूम में कैमरा लगाने वाला पीड़ित उसका हाई स्कूल का पुराना परिचित था और उसने यह भी पुष्टि की कि वह ब्लैक की असिस्टेंट नहीं थी। तभी युक्वी ने कॉल कर कहा कि ब्लैक की पहचान उजागर हो चुकी है। वहीं फेन ने चेंग को कॉन्ट्रैक्ट समापन की नोटिस दी। डुओ भागी और फेन से गुहार लगाई कि चेंग को एक मौका दे दे क्योंकि उसने उसकी पहचान उजागर करने का इरादा नहीं रखा था। फेन हंस पड़ी क्योंकि वह दरअसल चेंग के साथ तीसरा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने ही वाली थी, बशर्ते वह ब्लैक की पहचान अब राज न रखे। असल में यह प्रकाशक का मीडिया रिलीज था। समूह ने चेंग से मिलकर सब कुछ बताने के लिए ऑफिस बुलाया। यंग थोड़ा निराश हुआ पर अपने आइडल के साथ फोटो लेने का मौका भी छोड़ना नहीं चाहता था। डुओ ने स्वीकार किया कि वह ब्लैक की असिस्टेंट नहीं थी। सबने उसे क्लब में धोखा देने का दोष दिया। डुओ ने झुककर माफी मांगी। यंग ने कहा कि डुओ ने क्लब को बचाने के लिए प्रदर्शनी की योजना सुझाकर बॉक्सिंग क्लब के सामने हिम्मत दिखाई। वह क्लब जिन्हें बेकार कर दिया जाना था, उसने उसे बचाया। इस जीवन में किसने कभी झूठ नहीं बोला। डुओ ने फिर से दोस्तों से माफी मांगी और उम्मीद की कि वह उनका विश्वास जीत लेगी। सबने सहमति दी कि डुओ को क्लब में रखेंगे। डॉर्म में हेरुई ने बताया कि उसने विदेश एक्सचेंज के लिए नाम लिखा है। उसने 2 उपहार अपने 2 करीबी दोस्तों के लिए तैयार किए। सभी उसे मिस करेंगे और उसका इंतजार करेंगे। 1 महीने बाद ब्लैक ने सार्वजनिक ऑटोग्राफ सत्र रखा। डुओ उसके पास बैठी मुस्कुरा रही थी क्योंकि उसे अपना आइडल पाने में कामयाबी मिली थी। इसी बीच बो ने दूसरी लड़कियों को यूकी के साथ बाहर खाने के निमंत्रण ठुकरा दिए। यांग अभी भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बहुत नम्र था। समुद्र तट पर डुओ ब्लैक के तीसरे सीजन को पढ़ रही थी। तभी चेंग आया और उसे चूम लिया। चेंग ने उसका नाम पुकारा और कहा कि उसे याद आ रही थी। वह समुद्र की तरफ भागे और डुओ उसके बाहों में कूद पड़ी। और इसी के साथ ये ड्रामा खत्म हो जाता है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताएं।